हेलो दोस्तों, पीसेस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेडिवल हिस्ट्री की आज अंतिम क्लास होने वाली है। ठीक है, कल से हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मुगल साम्राज्य के विघटन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अराउंड 20 क्लास के करीब में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में लग सकती है, 20 क्लास लग सकता है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो धीरे धीरे एंशिएंट कंप्लीट हो गया, मेडिवल कंप्लीट हो गया, पॉलिटी उधर आगे बढ़ रही है, मॉडर्न हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 20 क्लास का मतलब है कि अराउंड आप मान के चलो कि लगभग 25 दिन, क्योंकि 2-4 दिन तो बीच में छुट्टी भी रहती है ना, संडे वाली, तो 25 दिन में आपकी कंप्लीट उम्मीद करो कि आपकी पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास इसके बाद से 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगले 20 से 25 दिन में। अब इसके बाद से आपके पास बहुत बचे नहीं। आप कहोगे ना कि सर हिस्ट्री में बहुत टाइम लग गया। आप कभी घटना चक्र का हिस्ट्री उठा के देखना, 800 पन्ने की हिस्ट्री है। ठीक, और बाकी 3-4 घटना चक्र जोड़ दोगे तब 800 पन्ने पहुंचेगा। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जैसे 2-2 किताबें जोड़ देना। ठीक है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और एक कोई और जोड़ दो छोटी सी, तो फिर जाके आपकी हिस्ट्री तैयार होगी। तो है वो बड़ी है, प्रश्न भी आते हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो चलो शाहजहां स्टार्ट करते हैं। शाहजहां का जो दौर है वो आर्किटेक्चर्स का, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जहांगीर का जो दौर है वो पेंटिंग का यानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए कि किसके दौर को या किसके ड्यूरेशन को हम लोग गोल्डन पीरियड के दौर पे जानते हैं, प्रिंटिंग के यानी चित्रकला के, या फिर आर्किटेक्चर के या वास्तुकला के। तो शाहजहां वास्तुकला का हो गया और इसके बाद से आपके प्रिंटिंग हो गया। हालांकि ध्यान देंगे कि चित्रकला का प्रारंभ हुआ था हुमायूं के ही ड्यूरेशन में हो गया था। जब हुमायूं आता है तो हुमायूं अपने साथ क्या करेंगे, हुमायूं अपने साथ कुछ चित्रकार लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीर सैयद अली और ठीक है अब्दुस समद, ठीक है अब्दुस समद, ये चित्रकार आते हैं। इन चित्रकारों ने चित्रकला का विकास तो हुमायूं के ड्यूरेशन में कर दिया था, लेकिन चित्रकला को जो असली सम्मान मिला, चित्रकला के लिए जो असली डिपार्टमेंट मिला और इसका विस्तार हुआ, वो होता है आपके जहांगीर के ड्यूरेशन में। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज शुरू में ही बोल देता हूं, थोड़ा बीच में बोलता हूं तो लोग एक्चुअली कई सारे लोग वहां तक देख नहीं पाते हैं, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली थी। तब बोलता हूं कि भैया वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक काम ये जरूर करना, देखो सितंबर लास्ट आते आते सारे जो एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और सच की बात बताऊं तो यार कराने में बहुत एफर्ट लगता है। मैं कभी भी देखोगे ना एक्सप्लेनेशन बैठ के नहीं पढ़ता हूं। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन बैठ के नहीं पढ़ता हूं मीन्स बहुत अच्छा खासा काम करके आता हूं, तभी आप लोग को बोरियत नहीं फील होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब शाहजहां के बारे में ये भाई साहब थोड़ा सा ये फोटो इधर कर देते हैं। ये फोटो आप देखो, ये शाहजहां भाई साहब का फोटो है। ठीक है, इसको भी ऐसे हटा देता हूं। शाहजहां के बारे में कुछ चीजें पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो पेपर में, अच्छा जो चीजें बताऊंगा वो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, देखना ये शाहजहां भाई साहब का फोटो है। शाहजहां हमको पता है कि जहांगीर के कई सारे लड़के थे, उन लड़कों में 5 लड़के थे। उन लड़कों में एक लड़का खुर्रम था। खुर्रम और खुसरो जहांगीर के 2 ऐसे पुत्र थे जो आज के ड्यूरेशन में पैदा होते तो नालायक कह जाते, क्योंकि बाप के साथ बगावत किए थे। तो बाप के साथ बगावत करने वाले लड़के को लड़का कहां बोलेंगे। ठीक है, अब सोचो शाहजहां के साथ भी वही होगा। शाहजहां मरा नहीं रहेगा, तभी इसके बच्चे गद्दी के लिए मारपीट कर लेंगे और जेल में इसकी मौत होती है। तो बाप के साथ जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो सिंपल सी बात है, जो जैसा करेगा सामने उसके ऐसा होने वाला है। तो शाहजहां क्या था, खुर्रम, इसका नाम था खुर्रम। जहांगीर का ये खुर्रम नाम वाला लड़का था। ये भी विद्रोह करता है, हालांकि बाप के साथ माफी उफी मांग लेता है तो बाप इसे छोड़ देता है, यानी जहांगीर इसको जीवन दान दे देता है। विद्रोह आप देखोगे कि अकबर के ड्यूरेशन से विद्रोह होना चालू होता है। जैसे अकबर का जो लड़का था सलीम, ठीक है शहजादे सलीम, जिसको हम लोग बाद में जहांगीर के नाम से जानते हैं, इस्लामाबाद में विद्रोह करके पैरेलल शासन चला दिया था। ठीक है, उसके बाद से अबुल फजल उस विद्रोह को रोकने जाते हैं। अब भेजेगा 1602 में अकबर की, भैया थोड़ा जाके समझाओ बेटे को, लेकिन रास्ते में क्या होगा, एक बुंदेला शासक से उसको मरवा दिया जाता है। ठीक है, तो यानी विद्रोह आप देखोगे कि अकबर के समय चला, फिर जहांगीर के बच्चों ने किया, फिर शाहजहां के बच्चे करेंगे, फिर औरंगजेब के उत्तराधिकारी के बाद लड़ाई होगा। तो अकबर से ही लगातार क्या हो रहा है कि जो उत्तराधिकार की लड़ाई वो चलती चली है। तो उत्तराधिकार की लड़ाई पे, मुगल कालीन उत्तराधिकार युद्ध के पे क्या करूंगा, एक 10 मिनट का मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, तो वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनकी पत्नी का हमको पता है मुमताज महल नाम था। मुमताज महल की याद में इन्होंने एक ऐसा महल बनाया जो 7 विश्व के आश्चर्यों में से एक है। ठीक है, तो उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम।
ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको हम लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपनी कैपिटल, शाहजहां ने क्या की थी, एक बार मैंने आपसे होमवर्क भी पूछा है, इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से कहां ट्रांसफर कर दी, दिल्ली। इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। अब जो नॉर्मली दिल्ली के जानी जो मुख्यतः आर्किटेक्चर्स आपको दिखने, देखो आगरा भी इनके ड्यूरेशन में कैपिटल थी, पहले तो आगरा ही थी, बाद में दिल्ली बनती है, यानी आगरा में भी ये राजधानी रही इनकी और दिल्ली में भी राजधानी रही है। दिल्ली जब राजधानी शिफ्ट हुई है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ पूरी राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो दोनों जगह पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इनके ड्यूरेशन में होते हैं। ध्यान देना, इनके ड्यूरेशन के अगर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देखोगे तो देखो 3 बड़े मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, ये 3 टेम्पल्स। इसके बाद से हमको पता है कि ताजमहल, ताजमहल का नाम कौन नहीं जानता है। ठीक है, आपको पता है कि तेल शोधन शालाएं जो हैं उनसे ताजमहल की खूबसूरती का क्या हो रहा है, नाश हो जा रहा है। कहाँ की तेल शोधन शालाओं से, कहाँ की तेल शोधन शालाओं से, तो आप बताओ मथुरा या मेरठ। ठीक है, कहाँ की तेल शोधन शालाओं से इसकी खूबसूरती खत्म हो जा रही है ताजमहल की, तो मथुरा या मेरठ, आप लोग कमेंट करके बता दो। ठीक है, फिर लाल किला, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल, ये सारी जो आप आर्किटेक्चर्स देखोगे इसका निर्माण शाहजहां ने ही किया है। जो लाल किला आप देखते हो, लाल किला का जो निर्माण किया गया था वो शाहजहां वाले बेल्ट में किया गया था। जैसे अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। क्यों, तो हमको पता है कि वहां पे एक चिश्ती संत थे, शेख सलीम चिश्ती, जो वहां पे निवास करते थे। फतेहपुर सीकरी आपके आगरा के पास स्थित है, तो हमको पता चिश्तिया में अकबर का बहुत ही ज्यादा क्या था, प्रेम था या ट्रस्ट था। नक्शबंदिया में औरंगजेब का था। नक्शबंदिया क्या करती थी, नक्शबंदिया संगीत का विरोधी थी कि भैया वो संगीत के इस्लाम के खिलाफ मानती थी, तो औरंगजेब उसी का फॉलोवर था। लेकिन औरंगजेब खुद संगीत बजाता था, वीणा का जो वीणा बजाने वाला, वीणा बजाने में माहिर था औरंगजेब, यानी खुद तो संगीत में इंटरेस्ट रखता था लेकिन संगीत में ना इंटरेस्ट रखने वाले चिश्तिया संप्रदाय को फॉलो करता था। औरंगजेब को हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, एक कट्टर शासक के तौर पे जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसकी धार्मिक नीतियां कट्टरता ही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो राजपूत शासक, देखो अकबर के बाद से आगामी सभी शासकों में आपको राजपूत सेनापतियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि अकबर ने दिखाया कि राजपूतों के दम पे आप शासन को स्टेबल कर सकते हो। ठीक है, केवल 16% राजपूत सेनापति थे अकबर के समय में, और पूरा भारत जीत के अकबर को देते हैं। 99% भारत अकबर ने जितना जीता ना, सब राजपूत जीत के उनको दिए हैं। तो अकबर कहीं ना कहीं दिखा देता है कि भाई तलवार तुम क्यों चला रहे हो, तलवार तो चलाना राजपूतों को आता है, उनसे बस मैत्रीपूर्ण संबंध रखो, वो दिल के बहुत सच्चे हैं, जीत के दे देंगे तुमको। तो राजपूतों की संख्या आपको क्रमबद्ध तरीके से लगातार देखने को मिलेगी। औरंगजेब तक जाते तो सबसे ज्यादा हो जाता है, अराउंड 34 या 36% के करीब में राजपूत सेनापति थे। ठीक है, एग्जैक्ट अगर किसी को फिगर पता है तो कमेंट कर सकता है। तो शाहजहानाबाद नाम का, शाहजहां से पता चला है कि शाहजहानाबाद नाम का एक सिटी बसाया था शाहजहां ने। ठीक है, वहीं पे आपको लाल किला देखने को मिलता है। ठीक है, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है आपका जो लाल किला है। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया था, सिजदा प्रथा, सिजदा एक्चुअली सष्टांग प्रणाम की एक प्रथा होती थी कि भाई राजा के सामने जाते थे तो सष्टांग दंडवत प्रणाम करना होता था, साष्टांग प्रणाम करना होता था। सिजदा प्रथा हमको पता है किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन के द्वारा यह प्रथा स्टार्ट की गई थी। बलबन कौन था, तो बलबन गुलाम वंश का एक शासक हुआ करता था, जिसके द्वारा गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने क्या किया था, रक्त और लौह की नीति लाई थी। रक्त यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति बलबन के द्वारा लाई गई थी। रक्त और लौह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये कौन लेके आया था, तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अकबर बलबन के द्वारा लेके आया गया था। तुर्क के चहलगामी का जो हम लोग नाम सुनते हैं, तुर्क के चहलगामी को किसने समाप्त किया था, बलबन ने, तुर्क के चहलगामी को। ठीक है, अच्छा चलो एक होमवर्क ले लो, HW होमवर्क। रजिया से लेके बलबन के बीच में जो सुल्तान आए हैं, ठीक है, रजिया टू बलबन, ये बीच में 2-3 सुल्तान रहे हैं। ठीक है, उन बीच वाले सुल्तानों का नाम ऑर्डर के अनुसार आपको कमेंट करना है। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, ये पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो सिजदा प्रथा को खत्म कर दिया। ठीक है, और सिजदा प्रथा की जगह इसने एक दूसरी व्यवस्था लेके आए थे। ठीक है, एक दूसरी व्यवस्था लेके आया गया था शाहजहां के द्वारा। आप वो चाहो तो वो व्यवस्था कमेंट कर दो। ठीक है, वो कौन सी व्यवस्था थी, और जमीन दोस्त व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं क्या करते हैं, शाहजहां खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो शाहजहां के ही समय में आप देखोगे
कि जो दारा सिको थे, ठीक है, दारा सिको से इनकी बहुत ज़्यादा पटती थी, बहुत ज़्यादा पटती क्यों थी? भाई बच्चे थे, शाहजहां का बच्चा है, तो भाई बच्चे से किसका नहीं पटेगा। सबसे योग्य जो लड़का था शाहजहां का, उस शख्स का नाम था दारा सिको, ठीक है। अब बताओ मज्म उल बहरीन क्या है? मज्म उल बहरीन जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, आप में से कोई बताएगा क्या कि ये क्या है? एक्चुअली मज्म उल बहरीन, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये दारा सिको की बुक का नाम है। मैं देखना चाहता हूँ कि किसको किसको पता है। ये दारा सिको की बुक का नाम है या फिर ये दारा सिको का कोई टाइटल है? कोई बताएगा क्या मेरे दोस्त? ये दारा सिको की बुक का नाम है या दारा सिको का टाइटल है? सबको कमेंट करना, जो भी दोस्त इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आपको बताना है। तो ये आपका मैंने दे दिया होमवर्क। अब जिसको नहीं पता होगा क्या करेगा? मज्म उल बहरीन गूगल करेगा और कमेंट जरूर करेगा कि सर ये तो बुक है, ये तो टाइटल है, कुछ तो बताना आपको। अब देखो, सिर्र ए अकबर नाम की एक बुक लिखी थी, किसने? दारा सिको के द्वारा लिखा गया था। दारा सिको द्वारा एक बुक लिखा गया था सिर्र ए अकबर नाम का, जो कि उपनिषदों का फारसी ट्रांसलेशन था। उपनिषद यानी दारा सिको क्या था? दारा सिको संस्कृत में बहुत सारे भाषाओं में प्रवीण इंसान था। कई सारे हिंदू टेक्स्ट बुक को पढ़ा था, जिसमें आपका एक योग के ऊपर बुक थी, उसका नाम मिलता है, कहा जाता है कि मतलब जितने भी आप हिंदू जो धर्मशास्त्र हैं उनके बारे में पढ़ाई किया था। यानी हिंदू टेक्स्ट को भी दारा सिको ने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा था। तो इसने उपनिषदों 52 उपनिषदों का इसने फारसी ट्रांसलेशन किया है सिर्र अकबर के नाम से। लेनपुल ने इसे लघु अकबर, क्यों? इसकी उदारता के कारण, इसकी जो उदारता थी, इसकी उदारता के कारण लेनपुल ने इसकी तुलना लघु अकबर से की है। हमको पता है कि कश्मीर के एक शासक थे, जैनुल आबदीन उनका नाम है, उनकी धार्मिक उदारता के कारण, क्योंकि कश्मीर के शासक ने भी क्या किया था? जजिया कर को समाप्त करने वाले प्रथम शासक बने थे, और इसीलिए हम लोग उनकी भी तुलना अकबर से करते हैं, ठीक है। तो लेनपुल ने अकबर, लघु अकबर कहा किसको? दारा सिको को, ठीक है, दारा सिको को कहा है। दारा सिको बगल में है तो कोई बात नहीं लिखने के लिए। अब आ जाते हैं, शाहजहां के द्वारा इनको टाइटल दिया गया शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद की इकबाल की टाइटल दिया गया किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा इनको टाइटल दिया गया। यहां पे देखेंगे आप, एक्चुअली कोई आप में से अगर कमेंट करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि होमवर्क, क्योंकि अभी आगे तो मैं पढ़ाने ही वाला हूं, तब वहां पे डिटेल देख लेंगे। होमवर्क, दारा सिको 2 लड़ाइयां लड़ता है औरंगजेब के साथ। एक लड़ाई का नाम है धर्मत का युद्ध, और दूसरी लड़ाई का नाम बताओ। ये अप्रैल आपकी लड़ी गई थी, एक सेकंड, 1650 शायद 63 में या 59 में, 59 में सा लगा था, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद आ रहा है। आप एक काम करो, 2 लड़ाई लड़ी गई थी, एक धर्मत था, और दूसरी लड़ाई का नाम बताओ। दूसरी लड़ाई कौन सी थी? जिसमें जो दूसरी लड़ाई थी, पहली लड़ाई तो धर्मत थी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, औरंगजेब के साथ। अब दूसरी जो लड़ाई थी, उसी लड़ाई के समय क्या होता है कि मलिक जीवन, ठीक है, जो कि एक बलूची सरदार था, वो दारा सिको को क्या करेगा? पकड़ेगा और दे देगा औरंगजेब को। औरंगजेब इनको क्या करेंगे? औरंगजेब इनको सजा देंगे, इनको धर्म का विद्रोही या राज्य का द्रोही इनको करार देते हैं, दारा सिको की हत्या कर देते हैं। कहा जाता है कि इनका जो सर था वो ताजमहल में दफनाया गया, और धड़ जो है वो हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया था। स्टेटमेंट क्लियर बोला हूं, सही बोला हूं या नहीं बता देना, ठीक है। हालांकि कई सारे हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन सर और धड़ जो है दारा सिको का वो अलग अलग दफनाया गया है, ये मैक्सिमम हिस्टोरियंस कहते हैं, क्योंकि, ठीक है, ये बात समझना। अब देखो कुछ कुछ चीजें पहले बता दें। अब जब ये चीजें आप खत्म करते हो तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखें तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक्स बातें जो आपको बता दूं। देखो, जो मुगलकालीन प्रशासन के ऊपर एक छोटा सा टर्म्स मैंने लिखा जो अक्सर पेपर में आता है। तो मुगलकालीन शासन को कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे हर एक राज्य, मान लो भारत के पास क्या है? भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और सभी प्रदेशों के अपने मुख्यमंत्री और जो गवर्नर हैं वो होते, तो वो रेगुलेट कर लेते हैं, प्रशासन चलाते हैं। इसी तरीके से मुगल काल ने अपने प्रांतों के रूप में सूबा कर देते हैं उसको। जैसे आज हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार बोलते तब सूबा बोलते थे। सूबा को सरकारों में डिवाइड करते थे, सरकार जिले होते थे, और जिलों को परगनों में डिवाइड करते थे, परगना या महल में। तो ये मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। गुप्तकालीन के ऊपर अभी इस बार क्वेश्चन बन के आ गया था आरओ में, ठीक है। तो ये आपका मुगल कालीन हो गया, ठीक। प्रशासन में कुछ टर्म्स देखोगे, जैसे एक टर्म मीर बख्शी टर्म्स होता। मीर बख्शी नॉर्मली तो आपके आर्मी कमांडर हुआ करते थे। यह सरखत नामक एक सर्टिफिकेट जारी करते थे, जो कि तनख्वाह की किस
मनसबदार का कितना तनख्वाह होगा, किस सैनिक का कितना तनख्वाह होगा, वो सरखतनामा सर्टिफिकेट जारी करते थे और उसी सर्टिफिकेट के थ्रू पता चलता था। यही कारण है कि कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पे मास्टर भी था, यानी वेतनाधिकारी भी हुआ करता था। मीर बख्शी को वेतनाधिकारी या पे मास्टर कहा जाता था, ठीक है। हालांकि इस टर्म को कई सारे लोग नहीं मानते थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना, मतलब वेतनाधिकारी जो था वो असली में जो पे मास्टर नामक जो ऑफिसर था वेतनाधिकारी, वो दीवाने तन था। वो कौन था? दीवाने तन था। तो दीवाने तन क्या था आप समझ जाओ। अहदी और दाखिल ये दो क्या थे? ये दो बड़े घुड़सवार थे, ठीक है। ये सैनिक घुड़सवार थे, बहुत ही अव्वल दर्जे के। इन दोनों की नियुक्ति आप देखोगे कि इंपरर यानी शासक के द्वारा किया जाता था, ठीक है। शासक के द्वारा किया जाता था। बस अंतर क्या है वो बताते हैं। देखो, जो अहदी होते थे ये अंगरक्षक होते थे किसके? शासक के, ठीक है। और दाखिल जो होते थे ये मनसबदारों के, ठीक है, मनसबदारों के, ठीक है। अच्छा, अब आपको मुहत्सिब बताना है। मुहत्सिब होमवर्क दे रहा हूं। मुहत्सिब क्या है अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे होगा, बट अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर मुहत्सिब क्या होते थे तो अच्छा लगेगा हमें। अब देखो, मदद ए मास, मदद ए मास क्या है? ये लैंड ग्रांट था, ना ये लैंड ग्रांट था, ठीक है। भूमि अनुदान विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को भूमि अनुदान भी दिया जाता था मुगल पीरियड में, और उसकी देख रेख के लिए सद्र नामक एक अधिकारी होता था जो देखता था कि इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो लैंड ग्रांट दिया था ये वंशानुगत होती थी, यानी बाप के बाद बेटे का उस पर अधिकार होता था। ये वंशानुगत होती थी, ओके। तो यहां किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने कुछ मुगल कालीन बुक्स का नाम लिख दिया है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? घटा जट ने लिखा था, मैंने वहां से यहाँ पे लिख दिया। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का नाम है तबकात अकबरी। अब्बास खां सरवानी की बुक का नाम है तारीख शेरशाही। हसन निजामी का ताजुल मासरी। ख्वांद मीर हुमायूं नामा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बाबर नामा देखा, हुमायूं नामा देखा, अकबर नामा किसका है बता दो, ठीक है। भीमसेन का नुस्खा ये दिलखुशा है। आलमगीर, ठीक है, आलमगीर नामा, ठीक है। आलमगीर नामा किसका है? मिर्जा मोहम्मद काजिम का है। सियार उल मुतकरीन गुलाम हुसैन का है, ठीक है, ठीक है। सियार क्या होगा? गुलाम। सियार को मतलब, ठीक है, थोड़ा सा मैच कर रहा है। गुलाम भी कौन बनेगा? जो हारा हुआ रहता है, ठीक है। आलम साहिल, मोहम्मद साहिल, साहिल वर्ड से मिल जा रहा है। शाहजहां नामा इनायत खान द्वारा लिखा गया। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा लिखा गया। इकबाल नामा है जहांगीरी, ठीक है, मोतमीद खान द्वारा। तो ये कुछ टेक्स्ट बुक्स है जो आपको याद करने होगा, ये लर्न करनी है, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको घोट जाओ, ठीक है। रुको, मैं अगर फोटो मेरा गायब हो सकता तो गायब कर दूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप कर लेना, अपने पास रख लेना। 2-3 बार घोटोगे आपको तैयार हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे सिख साम्राज्य के बारे में बताया हूँ, बट पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर सिख साम्राज्य के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ठीक। अब देख भाई, पहला 19 मिनट तो मैंने ले लिया टॉपिक समझाने में। अब बताओ ना, अगला 10 मिनट, मतलब अब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगेंगे। आपको बहुत सारी चीज पता है। क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी ट्रांसफर की थी? शाहजहां ने। कुछ नहीं बताना है, ठीक है, इजिली आपको पता चल जाएगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेना। किस बादशाह ने सिजदा को समाप्त किया? तो शाहजहां ने समाप्त किया था। ये क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? देखो, इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। औरंगजेब को अटैक करने के लिए भेजा जाता है, ठीक। वो एक पूरी कहानी, बट आंसर सब याद कर जाओ। मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरे के ऊपर मैं एक क्या करने वाला हूं, एक 2 से 3 मिनट का एक वीडियो, जैसे आजकल मैं हिस्ट्री के ऊपर कुछ शॉर्ट्स वीडियो और कुछ डिटेल वीडियो बना रहा हूं, तो कोहिनूर हीरा मेरे उस टॉपिक में शामिल है, इंक्लूडेड है मेरे टॉपिक में, ठीक है। होमवर्क के तौर पे अगर मैं यहाँ पे रखा होगा तो दिखा दूँ। देखो किस किस पे मैंने डिसाइड किया बनाने के लिए। कॉपी कहाँ गया? मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, वो उस पर मैं बना रहा हूँ, थोड़ा कहानी टाइप का मजा आए, ठीक है, उसे जरूर देखना। तो मीर जुमला, ये पूरी कहानी समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। कैसे मिलता है, कैसे शाहजहां को मिलता है, फिर कैसे कहाँ जाता है और अंत में यूके कैसे वो जाता है, वो देखेंगे हम लोग कहानी। करा कि बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह से के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? एक्चुअली तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, ठीक है। हम बता तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तो कर दी थी
अकबर के द्वारा, लेकिन बाद में तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, बनारस और इलाहाबाद के मतलब सारी जगहों पे लागू हो गया था बाद में, तो बनारस और इलाहाबाद के बेल्ट में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देनी चाहिए। तो एक पंडितों का एक नेतृत्व, एक ग्रुप भेजा गया था कविंद्राचार्य के नेतृत्व में शाहजहां के पास, ठीक है। हमको पता है क्योंकि इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज आज हो गया है, और प्रयागराज क्या है, तीर्थ राग प्रयाग नाम है, ठीक है, यानी ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक था। तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा का थोड़ा खलता, तो इसी के लिए कविंद्राचार्य के नेतृत्व में एक दल गया था, ठीक है, और शाहजहां से निवेदन किया, शाहजहां ने भी इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है, ओके। इनको सरस्वती नाम की टाइटल, कविंद्राचार्य को क्या मिली थी, सरस्वती नाम की एक टाइटल मिली हुई थी, ये देख लेना। राजकवि करण निम्नलिखित में कौन सा राजकवि था, शाहजहां का राजकवि कौन थे, ठीक है, यहाँ पे करण की राजकवि था। अब देखो काशी, कुदसी, कुलीम, मुनीर, ठीक है, तो राजकवि जो थे, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कि शाहजहां के ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया था। तो ये याद कर जाना, ठीक है। 2015 मेंस में क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट नहीं किया है, ठीक है, बट याद कर लेना इसको, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, देखो ये फैक्ट्स नॉर्मली हर बुक्स में मिलते नहीं हैं, और इन फैक्ट्स पे या इस टाइप के आगामी फैक्ट्स पे एक बार अंदाजा लगा पाना में अपने आप में एक चुनौती है, ठीक है। बट मुझे पता है कि यार कि कोई राजकवि का नाम काशी तो होगा नहीं, ठीक है, जो इनके यहाँ होगा, तो मैं काशी तो काट देता, ठीक है। मुनीर, ठीक है, थोड़ा टर्म्स कुछ जैसे वो जो मुनसब टाइगर, ठीक है, वो नहीं मुनीर बैठते रहे लोग, तो थोड़ा उसके, तो मैं ये भी काट देता, मतलब मैं अगर करता तो कुदसी और कलीम में से कोई मारता, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे सोच लेना रहता है टर्म्स में। आगे देखेंगे, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य को सरस्वती, सरस्वती तो उनको टाइटल मिला था, हम लोगों ने देख लिया। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम कर दिया है। एक बार पूछा था कि कौन गया था, कविंद्राचार्य गए थे कि तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दीजिए शाहजहां के पास। एक बार पूछ दिया है शाहजहां के मतलब किसके पास गए थे, किसने संरक्षण प्रदान किया, तो शाहजहां ने संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। टाइटल इनको सरस्वती का दिया गया था। लाल किले का निर्माण के श्रेय का अधिकारी, ये देखो इससे समझो, यूपीपीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन, मैं कहता भी हूं कि कभी बार क्वेश्चन से ही क्या होता है, आंसर बनाता है। यूपीपीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन देखो, और यूपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन देखो, कोई बहुत खास अंतर आपको दिख रहा है। एक बार पूछा वो कौन कि भैया बादशाह के पास, मुगल बादशाह के पास कौन गया था, ठीक है, मुगल बादशाह वो कौन और नहीं थे, शाहजहां ही थे। एक बार उनका नाम पूछ लिया है, सेम क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिपीट कर दिया है। करा कि लाल किले के निर्माण का श्रेय किसके पास जाता है, शाहजहां के पास जाता है, शाहजहानाबाद में वगैरह वगैरह, ये तो मैंने पूरा बता दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो दो लाल किले में जो दो द्वार है, जो पश्चिमी द्वार है, जो वेस्टर्न द्वार है, उसको हम लोग लाहौरी दरवाजा कहते हैं, जो दक्षिणी द्वार है उसको हम लोग दिल्ली दरवाजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा। तो वेस्ट वाला लाहौरी दरवाजा है। निम्न से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ, तो शासनकाल तो था शाहजहां का, सिर्र ए अकबर के नाम से किया है, किसने, तो दारा सिकोह ने। पूरी कहानी बता दिया हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो दारा सिकोह था। मैंने आपको बताया था कि बाकी कई सारे हिंदू धर्मशास्त्रों का इसने, भगवद गीता, योग वशिष्ठ वगैरह वगैरह का इसने अध्ययन किया। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया था। तो दारा सिकोह को दिल्ली में भाई, ठीक है, क्योंकि जब बुंदेला सरदार पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो किसको दे देते हैं। मैंने बताया भी कि कहाँ कहाँ दफनाया गया, दो हिस्से में इनको दफनाया, लेकिन मेनली माना जाता है, ठीक है, कि इनको हुमायूं के पास दफना दिया, क्योंकि धड़ वहीं पे है। करा कि कत्ल कर दिया गया, और इनके सिर को ताजमहल में, देखो सिर को ताजमहल परिसर में और धड़ को हुमायूं के मकबरे के पास, सही है ना। हाँ, दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे के परिसर में स्थित है, वहाँ पर इनका धड़ दफनाया गया है, ये तो बता दिया था। निम्नलिखित में कि कौन शासक के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में, तो औरंगजेब था। औरंगजेब 2 टाइम साउथ का यानी दक्कन का गवर्नर बना था, ठीक है। इसकी इच्छा थी, अब बताओ, चलो एक चीज बताओ, जब एक पुरंदर की संधि किसके साथ हुई, चलो होमवर्क दे देता हूं। पुरंदर की संधि किसके साथ हुई, होमवर्क लो। पुरंदर की संधि के समय जब शिवाजी से संधि करते हैं XYZ जो भी, तो वो क्यों, कहां पे शिवाजी से किसके विरुद्ध अभियान में मदद मांगने का प्रयास करते हैं, तो हमको यहां पे मदद करना, यानी साउदर्न इंडिया की वो 2
बड़े राज्य कौन से थे जो मुगल के हिस्से नहीं थे, बाद में हिस्से बनते हैं 30 साल बाद। औरंगजेब 30 साल पहले उसको जीतने का प्रयास करता है, लेकिन दारा सिकोह के हस्तक्षेप के कारण जीत नहीं पाता है। 30 साल बाद जब राजा बनता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन औरंगजेब के बारे में। कह रहा कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि एक उत्तराधिकार का लड़ाई लड़ता है औरंगजेब, उसमें विजयी होगा और उसके बाद से आता है। कह रहा ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार नियम का पालन किया था, तो नहीं भैया, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का नहीं पालन हुआ था, बल्कि उत्तराधिकार का लड़ाई लड़ा था। उत्तराधिकार का इसने लड़ाई लड़ा था और उस लड़ाई में विजित हुआ था, फिर पाया था, यानी तलवार के दम पे। ठीक है, उत्तराधिकार की लड़ाई लड़के, उत्तराधिकार संबंधी युद्ध। ठीक है, तो कारण गलत है, कारण गलत है तो कारण एक ही जगह या कथन एक ही जगह गलत होता है किसी एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आइए, निम्नलिखित में किस मुगल सरकार को बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब था। एक बार जल्दबाजी में दारा सिकोह जिंदा ही था तभी हो गया था, दूसरी बार जब दारा सिकोह मर गया तो तब हुआ। तो 2 टाइम औरंगजेब का हुआ है। अच्छा, 2 बार कौन करेगा? जो जल्दीबाजी में करेगा, जल्दीबाजी में और अपना राजा बन जाएगा तो वो। जहांगीर को कोई गद्दी का तो डर नहीं था, तो जहांगीर तो होना ही नहीं है। शाहजहां भी भाई, खुर्रम जहांगीर माफ कर दिया था तो शाहजहां भी नहीं होगा। अकबर तो भाई अपनी पढ़ाई है, तो 3 तो वैसे ही काट दो, 3 तो स्टेबल शासक रहे हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ये लड़ाइयाँ लिखी गई हैं, आपको बताना कि औरंगजेब। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बेसिकली जो बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, उसमें जो धर्मत की लड़ाई है और जो सामूगढ़ की लड़ाई है, ये 2 लड़ाइयाँ ध्यान रखना है, धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाई। एक लड़ाई आपकी अप्रैल माह में लड़ा है, इसी लड़ाई की मैंने बात कर रहा था जो मैं भूल गया था, 1658 में। ठीक है, और एक लड़ाई आपका सामूगढ़ की लड़ाई। ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई आपकी मई 1 महीने बाद हुई थी 1658 में। ये ऑर्डर हमेशा असल में परेशान कर देता है धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाई के बारे में। ठीक है, अब इन लड़ाइयों में से यानी 4 क्या होगा? धर्मत पहले होगा और सामूगढ़ क्या होगा? बाद में होगा, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3। तो पहले 4 इज ग्रेटर देन 3 देखो, कहाँ 4 पहले 3 बाद में है, या 4 बाद में है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 4 पहले है, ठीक है, लेकिन 4 बहुत पहले है और 3 बहुत बाद में है। ठीक है, दोनों के बीच में एक ही महीने का अंतर है। अब देखो यहाँ पे 4 को बहुत पहले कर दिया है और 3 को बहुत बाद में, क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों लड़ाइयों के बीच केवल एक ही महीने का अंतर है और बीच में कह रहा है 2 लड़ाई और हुई है, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का है। इसको भी काट दो। यहाँ पे देखो 4 बाद में है, इसको काट दो, आंसर आपका मिल गया सी। एक ही चीज़ आपको पता था और उसी से आंसर मिल गया। ठीक है, एक ही चीज़ पता था, आंसर मिल गया। बस ये दिमाग रखो कि धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाई में धर्मत पहले है, धर्म पहले है और सामूगढ़ बाद में है, और दोनों लड़ाइयों के बीच में कितने का गैप है? ओनली 1 मंथ, 1 महीने का गैप है। आपको आंसर मिलने में कोई दिक्कत नहीं की। अब देखो, ठीक है, फरवरी माह के में बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी, यानी सुजा से जो युद्ध हुआ था वो फरवरी माह में हुआ था। फरवरी के बाद से मार्च का ब्रेक लगता है, अप्रैल में धर्मत की लड़ाई होती है। ठीक है, मई में सामूगढ़ की लड़ाई होती है। अब इसके बाद से अगले साल के है लगभग देवराई की लड़ाई होती है। ठीक है, तो देवराई की लड़ाई आगे होती है। तो ये ऑर्डर दिमाग में रख लेना है कि पहले बनारस के पास सुजा की पराजय होती है, यानी सुजा से लड़ाई फरवरी में, फिर धर्मत की लड़ाई, फिर सामूगढ़ की लड़ाई। ठीक है, अच्छा आते हैं तो धर्मत का युद्ध तो भाई ये औरंगजेब से हुआ है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध था, चौसा और बिलग्राम, आपको याद होगा चौसा और बिलग्राम कब हुआ था? अराउंड आपका, ठीक है, 40-40 के करीब में, 1539 में आपका हुआ था चौसा और 40 में बिलग्राम। तो 1540 में हुआ था ये, 1540 में। तो यानी जाहिर सी बात है, देखने के हिसाब से तो क्लियर है कि 2 अंत में नहीं रहेगा, 2 पहले रहेगा। ठीक है, मुगलों का क्योंकि जो युद्ध है बिलग्राम का युद्ध, ये भाई हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। उसके पहले हमको पता है पाक, हाथ चलगर, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा लड़ा गया था। तो बिलग्राम तो लास्ट में होगा, बिलग्राम सबसे पहले होगा, क्लियर बात। क्योंकि अब मुगलों की लड़ाई क्या जानते हो? सबसे पहले पानीपत, ठीक है, खानवा, ठीक है, चंदेरी, घाघरा, चौसा, बिलग्राम, ये आरंभिक 6 युद्ध हैं मुगलों के। ठीक है, तो आरंभिक 6 युद्धों में पहला युद्ध तो यहाँ पे बिलग्राम लिख दिया, यानी 2 लास्ट में नहीं होगा, 2 हमेशा कहाँ होगा? पहले होगा।
तो 2 पहले नंबर पे एक ही बार है, ठीक है। चलो 2 कहो कि यहाँ भी पहले नंबर पे है, बाकी जगहों को आप काट दो, पहले बाकी को काट दो। अब देखो इसके बाद से अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, दो जगह पे पहले आ गया, दो जगह पे। इसके बाद से धर्मत की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई हमको देखोगे, बिलग्राम की लड़ाई जब हो रही है तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि मुगल की नींव पड़ रही है, मुगल की नींव पड़ रही है। और धर्मत की लड़ाई कब पड़ रही है? जब मुगल डिक्लाइन कर रहे हैं। 1707 में औरंगजेब मर जाता है और धर्मत की लड़ाई अभी हमने 1658 में देखा है। यानी अंतिम सक्षम शासक कौन है? औरंगजेब है। और ये प्रारंभिक सक्षम शासक के द्वारा लड़ा गया है, ये अंतिम सक्षम शासक के द्वारा लड़ा गया है। तो यानी दोनों लड़ाइयों के बीच में एक बहुत जमीन आसमान का गैप है, अराउंड 150 साल का गैप है, लगभग 150 साल का गैप है दोनों के बीच में। तो भैया ये चीज़ दिमाग रखो, ठीक है, ये चीज़ दिमाग रखो। तो यानी एक ठीक, तो अब देखो जो ये सरनाल का युद्ध है, ये नॉर्मली इसकी चर्चा आप कम मिलते हैं, लेकिन जो अकबर का हम लोग गुजरात विजय पढ़ते हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कुछ तो किया था। चाहो तो आप बता दो कमेंट करके सर कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने ये काम किया था, ठीक है। तो जब गुजरात विजय करा था अकबर, उसी समय वो सरनाल की लड़ाई भी लड़ता है। एक पर्सनालिटी है, ठीक है, इब्राहिम मिर्जा। इस लड़ाई में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था, इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया गया था, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। तो ये अकबर के द्वारा, ये अकबर के समय लड़ा गया है, ये अकबर के समय, ये तो हुमायूं के समय हो गया। अब बताओ जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध भी उत्तराधिकार का युद्ध था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी लड़ते हैं। यानी जजाऊ का युद्ध क्या है? आफ्टर औरंगजेब जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जिसमें हम लोग बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह की बात करते हैं। तो यानी बहादुर शाह प्रथम उस समय का, बहादुर शाह प्रथम के समय का है। तो ये 4 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध है, ठीक है। एक धर्मत का युद्ध जो कि औरंगजेब के समय का है, ये मुगलों की यानी हुमायूं के समय का है, ये अकबर के समय का है, और ये बहादुर शाह के समय का है। तो एक गैप है, ठीक है। जजाऊ का युद्ध हमेशा दिमाग रखना, ये लास्ट में रहेगा, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो ये बहादुर शाह से हुआ था, तो बिलग्राम शुरू में होगा और जजाऊ कभी लास्ट में ही होगा, उसको वो पहले हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद से औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर देती। तो ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, और ध्यान देना, ये पुत्र का नाम है अकबर, ठीक है, पुत्र का नाम है अकबर। अकबर नामक एक पुत्र था औरंगजेब को भी, ठीक है। और ये क्या करता है औरंगजेब भाई, एक तो बुढ़ाई में जाके गद्दी बन पड़ता है लंबे समय तक, 1658 से आप समझो 1707 तक जिंदा है, 40-45 साल शासन किया। अब राजा बेटा इंतजार कर रहा है, पिताजी कब निपटेंगे तो हमारी बारी आएगी, पिताजी लंबे आयु वाले हैं। तो हर बेटा ये थोड़ी जाएगा कि लंबा पिताजी की आयु रहे भैया, अगर पिताजी लंबा रहेंगे और हम पिताजी के पहले निपट गए तो गद्दी हमको तो कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अकबर कर देता है विद्रोह। अकबर वो अकबर नहीं, ये दूसरा अकबर है, ठीक है। अकबर कर लेगा विद्रोह। हालांकि अकबर को पकड़ लिया जाता है। अभी मैं एक सेकंड यहाँ पे देखूँ कहीं, ठीक है। अब ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। यहां देखो, यहां पे लिखा है कि औरंगजेब की धर्मांधता की नीति। अब देखो अकबर के बारे में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ठीक है वो उत्तराधिकार की लड़ाई मतलब ऐसा कुछ गद्दी पाने का नहीं था। अकबर की औरंगजेब की पॉलिसी से परेशान हो गया था, ठीक है। तो उसकी धर्मांधता की नीति का विरोध किया और क्या होता है, चला जाता है वो। अच्छा, मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों ने तो अकबर को यहां तक बोल दिया था कि अगर तुम विद्रोह कर दो, गद्दी पा जाओ, तो हम तुम्हारा क्या करेंगे, साथ दे देंगे, हम तुम्हारा साथ दे देंगे, ठीक है। तो यहां तक भी बात पहुंच गई थी, मतलब लोग साथ भी देने के तैयार थे अकबर की नीतियों के कारण। अब ये भाग के जाता है साउथ में इसको पता था कि औरंगजेब की नाक कौन खट्टा कर सकता है, मराठा। संभाजी के दरबार में पहुंचेगा, ठीक है, शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में संरक्षण भी पाया जाता है। औरंगजेब हालांकि पीछा भी करता है, ठीक है, लेकिन जब पीछा करेगा तो संभाजी कहेंगे भाई काम करो, तुम निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो निकल लेते हैं और ये फारस भाग जाता है, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी अपने बेटे को ही औरंगजेब छोड़ने वाला नहीं था, ठीक है। तो विद्रोह देखो शुरू से हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की, आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, वो होमवर्क कह दिया था। जयसिंह के साथ बहुत ही फेमस, पुरंदर की टेरिटरी कब होती है, 1665 1665 में होती है पुरंदर का किला, जबकि जयसिंह जीत चुके थे। जयसिंह कूटनीतिज्ञ भी बहुत बड़े थे और
योद्धा भी बहुत बड़े थे, ठीक है। लेकिन चूंकि साउथ में बीजापुर रहता है, बीजापुर को जीतने की जो इच्छा थी वो औरंगजेब की अपने, जब वो दक्कन का सूबेदार था तब से थी, लेकिन वो दारा सिकोह की वजह से कर नहीं पाता है, तो वो बीजापुर जीतना चाहता है। इसी के लिए ट्रीटी करा दिया जाएगा शिवाजी के साथ कि शिवाजी मदद करेंगे जीतने में, ठीक है। तो पुरंदर की ट्रीटी कब हुई? 1665। इसी के बाद से औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और शिवाजी, वहाँ पे उचित सम्मान नहीं मिलेगा, इनको बंदी बना लिया जाएगा, फिर शिवाजी भाग आएंगे। शिवाजी का एक पुत्र वहाँ पे फंस जाता है, आप उनका नाम कमेंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को जिंदा पीर कहता था या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों में विजय प्राप्त किया? तो अभी जस्ट बताया हूं, बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों को जीतने की उच्च इच्छा थी, लेकिन 30 साल बाद जीत पाता है, ठीक है। तो एक को 86 में जीतता है और एक को 87 में। बीजापुर को 86 में, 1686 में और 1687 में जीतता है आपके गोलकुंडा को, ठीक है, गोलकुंडा को। यानी औरंगजेब ने साउथ विजय किया था। पहले लोग साउथ विजय डायरेक्ट कंट्रोल के लिए नहीं करते थे, औरंगजेब पहली बार साउथ विजय डायरेक्ट कंट्रोल के लिए करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ठीक है, तो बनता ना गोल वर्ड कुतुब, तो जैसे मान लो कुतुब मीनार कैसा है, 5 मंजिला हमको होता है, ऐसे है कुतुब मीनार, ठीक है, ऐसे समथिंग। अब अगर एक छोटा सा स्ट्रक्चर काटो तो क्या निकलेगा? ऐसे गोल गोल सा निकलेगा। तो गोलकुंडा का क्या है? कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है, याद रखना अबुल हसन कुतुब शाह था। किस बादशाह की अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इनिशियली चर्चा किया हूं, औरंगजेब थे। परसेंटेज यहां पे मैंने आपसे पूछा था होमवर्क, यहां पे देखो 31.6%। अकबर के कारण यह अनुपात 22% था, जो कि मैंने 16% बोल दिया था। मुझे परसेंटेज पर थोड़ा डाउट था, मैंने इसलिए आपसे पूछ भी लिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्रमशः बढ़ते जाते हैं, ध्यान देना। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया था? हमको पता कि औरंगजेब, वो अकबर ने बंद कर दिया था, और थोड़ा सा कट्टर शासक था ये औरंगजेब, तो ये लगाएगा, पुनः औरंगजेब के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ये जजिया कई बार लगती है, खत्म नहीं होगा तो जजिया पे भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? देखो पुत्रियों में औरंगजेब की पुत्रियों को जितने नाम, उसमें लास्ट में ये आधा न निशा वर्ड मिलेगा। जबुन निशा, जिनतुन निशा, बदरुन निशा, जुबतन निशा, ऐसे कुछ करके मिलता है, ठीक है। मतलब ये न निशा, ये बेटी पुत्रियों में ये नाम मिलता है। और आरा टर्म्स जो है ना, ये बहनों में मिलता है। ये सब जिसमें आरा मिले, ये सब बहनें थी। जहां आरा, रोशन आरा, ये सब इनकी बहनें हुआ करते थे, ठीक है। ओके, तो आरा और निशा समझ जाना, आरा क्या थी? बहनें थी, ठीक है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उत जमानी का उपाधि दिया? तो पहली बात दिमाग में रखना, अपनी बहन को दिया था साहिबात उत जमानी की टाइटल, ठीक है। तो आरा टर्म्स खोजना, जहां आरा को दिया गया था, ठीक है, जहां आरा सबसे बड़ी बहन थी इनकी। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामदास का संबंध औरंगजेब के ड्यूरेशन से था, ठीक है, औरंगजेब के ड्यूरेशन से था। महाराष्ट्र के संत हुआ करते थे, ठीक है। कह रहा कि कौन सा मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता था? एक्चुअली शाहजहां केवल अपनी पत्नी को बहुत नहीं मानते थे, औरंगजेब भी अपनी पत्नी को बहुत मानता था, ठीक है। तो अपनी पत्नी क्या, देखो एतामुद्दौला का जो मकबरा है, देखना एतामुद्दौला का जो मकबरा है, एतामुद्दौला कौन थी? नूरजहां के पिता थे। जहांगीर का ड्यूरेशन याद करो। पहला अष्टकोणीय मकबरा है, पित्राधुरा शैली का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये राबिया उद दरौनी का जो मकबरा है, ये इनकी बीबी थी, जिसको हम लोग बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां ने किया है, ठीक है। पहली बात, दिल्ली से संबंध और अकबर का तो है ही नहीं, काट दो, ठीक है। और जहांगीर का भी नहीं, काट दो। शाहजहां ने ही आगरा टू दिल्ली ट्रांसफर किया था, तो या तो शाहजहां होगा या तो आगे वाले होंगे। शाहजहां ने वहां पे लाल किले का निर्माण किया है शाहजहानाबाद में, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो औरंगजेब के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मुगल कालीन प्रशासन देखते हैं। जनपद क्या था?
सरकार को जनपद कहते थे, बता चुके हैं। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द क्या था? चकला क्या था? तो चकला एक बफर था, समझ जाना कि मतलब सूबा, जिसको हम लोग सूबा को क्या कहते हैं, सूबा प्रांत था, और सूबा और परगना की बीच की जो क्षेत्रीय इकाई थी, तो सूबा, अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले सूबा, ठीक है, सूबा को सरकार में डिवाइड करते थे और सरकार को परगना या महल में डिवाइड करते थे, यही ना था। अभी जब प्रशासन पढ़ाया हूं तो मैंने क्या बताया, सूबा को सरकार में और सरकार को मैंने बताया परगना में या महल में डिवाइड करते थे। तो क्या था, कह रहा कि जो चकला था वो सूबा और परगना के बीच की इकाई थी, लेकिन ध्यान देना सरकार, सूबा सरकार के बीच की, परगना के बीच की इकाई क्या है, सरकार, लेकिन वो सरकार के पैरेलल नहीं थी, सरकार के समानार्थी नहीं थी, ठीक है। ये था सूबा और परगना के बीच की इकाई थी, ठीक है। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी, पहले चर्चा कर दिया हूं मीर बख्शी के ऊपर। बादशाह और उनके दीवान का यहां पे नाम लिखा है, अच्छा ठीक है। गियास बेग इत्माद दौला तो पहले ही मिला दो भाई, जहांगीर के पिताजी। बी का एक ही जगह है, आंसर मिल गया। अभी तो हमने पढ़ा है, नूरजहां के पिता थे इत्माद दौला, गियास बेग उनका नाम था, इत्माद दौला उनको बाद में टाइटल मिल जाता है, इसी के हिसाब से उनका मकबरा भी बना जाता है इसी नाम से, ठीक है। तो वो जहांगीर के थे, ठीक। तो आंसर तो मिल गया। तो दीवान रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे। अकबर का जो दीवान था उसका नाम था मुजफ्फर खां। अकबर के टाइम में दीवान टोडरमल भी थे, मुजफ्फर खां, टोडरमल, ये सब पढ़े हैं। शाहजहां के टाइम में सादुल्ला खां, औरंगजेब के टाइम में असद खां, ठीक है। अब आओ कथन कर लो। मुगल साम्राज्य मुख्य रूप से एक सैनिक साम्राज्य था भाई, मनसबदारी पैटर्न के व्यवस्थित था, तो बिल्कुल था सैनिक साम्राज्य। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो भाई केंद्रीय शासन व्यवस्था की प्राण शक्ति होती है ना, वो सैनिक ही होते हैं, कोई भी केंद्रीय शासन व्यवस्था हो। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। अब कथन कारण की व्याख्या करेगा नहीं करेगा, तो भैया बिल्कुल करेगा, ठीक है। तभी तो एक्सप्लेन तो शुरू में कथन कारण की व्याख्या करेगा समझा दिया हूँ। कोई भी सेंट्रल पावर रहो, अगर केंद्र भाई कंट्रोल में बिना लाठी के तो कर नहीं पाओगे, तो वो ये की तरीका है। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया, ठीक है। तो वो मनुची थे, निकोलो मनुची एक यात्री थे, ठीक है। ये इटावली एक यात्री थे, ठीक है। मुगल सेना में क्या थे ये बेसिकली इनको चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ये डॉक्टर के तौर पे मनुची ने उपलब्धि हासिल की, ठीक है। कहा था कि दारा सिकों के टाइम में, ये दारा सिकों के ड्यूरेशन में ये तोपची हुआ करते थे, यानी योद्धा भी थे, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही नहीं है, 33 वर्ग था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जात एवं सवार पद से अधिक नहीं हो सकता था यहाँ पे। अच्छा ये देखो करा कि उन्हें मसूरत अथवा सशस्त्र पद प्राप्त होते थे, बिल्कुल सही बात है। यही कारण है कि ये वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है। समस्त कार्यकारी अपनी सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ठीक। लगभग मनसबदार वही होते थे। मनसब या तो राजघराने के होते थे या सैन्य अधिकारी होते थे, ठीक है। सवार पद कह रहा जात पद से नहीं होता, अधिक हो सकता था, जबकि सवार पद कभी भी जात पद से अधिक ऊंचा नहीं हो सकता था। अकबर के शासनकाल में शासन के 14th ईयर 40वें वर्ष क्या है, जात एवं सवार की व्यवस्था की गई थी। ये दो व्यवस्था थी, कभी भी सवार पद जात पद से ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है। सवार पद कभी भी जात पद के ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक। अकबर की 40वीं वन मनसबदारी व्यवस्था में ये सवार पद जात पद शामिल किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पे बेस्ड थी। सबसे पहले आप बताओ कि कहाँ के शासकों ने मनसबदारी व्यवस्था लेके आई थी, कहाँ के शासकों ने इसको एक्सेप्ट किया था? मुगल मनसबदारी में जात एवं सवार पद प्राप्त किए जाते थे, तो बिल्कुल अकबर के 40 शासनकाल के 40वें वर्ष। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो आनुवांशिक तो नहीं होते थे। अभी मैंने बताया ये वंशानुगत नहीं थे, इन्हें सशर्त पद दिए जाते थे, तो ये तो गलत है। दूसरा जैसे ही गलत हो गया तो दूसरा यहाँ पे है, काट दो, ठीक है। चारों कथन गलत है, तो चारों कथन तो गलत नहीं, पहला ही सही है। चारों कथन सही है तो चारों कथन सही तो नहीं है, क्योंकि दूसरा ही गलत है, तो ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। बाप रे बाप। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। ये पैतृक पद था तो नहीं, सशर्त पद दिया जाते थे, पैतृक नहीं था, अभी पढ़े हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 सही कर दो।
मुगलकालीन भारत में राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो किसी भी ड्यूरेशन में भारत के राजस्व का मुख्य आय का स्रोत जो होगा वो रेवेन्यू होगा, ठीक है, किसी भी ड्यूरेशन में। आप उठा के देख लो। लूट, हम लोग खुम्स टैक्स को, खुम्स कर को लूट कहते थे। पहले ये 1/4 और 3/4, हाँ, इस कॉन्सेप्ट पे चलती थी, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अच्छा बताओ, खुम्स पहले सैनिकों को ज़्यादा मिलता था और राज्य को कम मिलता था। कब खुम्स में जाके 80% योगदान राज्य का हो जाता है और 20% योगदान सैनिकों का हो जाता है? ये बता दो किसके ड्यूरेशन में? मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल वर्ड प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, तो माल गुजारी ऐसे याद करो तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि लैंड रेवेन्यू है। ओके, नेक्स्ट हम आओ। अकबर के शासनकाल में दक्कन की निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली की पद्धति थी? तो दक्कन, जहाँ दक्कन साउथ का था तो साउथ में बहुत डिस्टर्बेंस का काम नहीं होता था, तो हल की संख्या के आधार पे, ठीक है, जो जिस किसान पे सर्वाधिक हल है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसके पास एग्रीकल्चर ज़्यादा है, उससे ज़्यादा रुपया, उससे ज़्यादा लिया जाता था, ठीक है, तो वो हल की संख्या थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, तो पुर्तगीज आते हैं जहांगीर के ड्यूरेशन में, तंबाकू लेके आएंगे 1605 में और भर भर के सबको तंबाकू पिलाते हैं। हालांकि अकबर के ड्यूरेशन में आते हैं, अकबर 1605 तक रहता है पुर्तगीज, लेकिन पुर्तगीज जब अपना पैर पसारते तो जहांगीर का ड्यूरेशन था। हाल ये रहता है, आज तो लोग तंबाकू खाते हैं, ठीक है, ठीक, तब लोग पीते थे, गिलास में गटक गए, तो ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया था किसने? जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अधिकारी और उसकी कर्तव्य लिखे गए। इसमें दो अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्तारफी और मुशरिफ, ये याद कर जाओ यार। मुस्तारफी और मुशरिफ ही आपको फंसाएंगे आगे। दीवाने तन वाला दीवान जो टर्म्स है ना, वो आपको कभी नहीं फंसाएगा। अभी दिखाते हैं। देखो, मुस्तारफी क्या थे? एक का काम था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। भाई ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का काम देखते थे, ठीक है, कि राज्य की कितनी आय हो रही है, राज्य कितना खर्च कर रहा है, उसका निरीक्षण करना मुस्तारफी का काम था। और जो मुशरिफ था वो कार्यालय को संभालने का, ऑफिस वर्क देखते थे। मुशरिफ क्या थे? ऑफिस वर्क देखते थे। और मुस्तारफी डॉक्यूमेंट का काम, कि कितना आया कितना गया, वो काम देखते थे। तो मुस्तारफी कौन थे और मुशरिफ कौन थे, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। और जब आपका ये डाउट क्लियर हो पर इनको मिला, मुस्तारफी क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन का काम देखेंगे, आय व्यय को देखेंगे, तो बी का 4 हो गया। और मुशरिफ क्या देखेंगे? कार्यालय को संभालेंगे, ये हो गया। अब देखो, वाकियानवीस, वाकी टॉकी से याद करो, इनका काम क्या है? प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। और दीवान का काम क्या हो जाएगा? जागीर एवं वेतन को देखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों का प्रचलन किया। तो याद करो, शेरशाह ने भी, ठीक है, चांदी के, जीतल के सिक्के जारी किए, ठीक है, अकबर भी जारी करता है। अकबर के कालीन भी गोल्ड के भी सिक्के, ये सब सिक्के भी थे। यानी सिक्कों का प्रचलन था। कभी भी अगर ट्रेड बढ़ेगा ना, किसी की भी ड्यूरेशन में अगर व्यापार बढ़ रहा है तो मतलब कॉइन्स बन रहे हैं, ठीक है, गोल्ड का कॉइन्स बन रहा है तो मतलब वो व्यापार में ज़्यादा अग्रणी राज्य हो चुका है। अगर कॉइन्स की वो घट रही है क्वालिटी, तो मतलब आर्थिक स्थिति में पिछड़ापन आ गया। जैसे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या हुआ था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया था। वो बताता है कि इकोनॉमिकली पस्त हो गई थी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। और शेरशाह, आगे कारण क्या दे रहा है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय की ताम्र प्रमुख सिक्का था। तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था। तो बिल्कुल सही बात है, अकबर ने भी के भी समय में जो ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम हुआ करता था, ठीक है, ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट है। और इसी से पता चलता है कि भाई, और शेरशाह के भी समय था, शेरशाह के भी समय ठीक था। तो इसी के लिए कहा जाता है कि शेरशाह और अकबर के बीच में ये निरंतरता देखने को मिलती है, ये प्रचलन नियमित तौर पे था, ठीक है। तो क्या करा है कि शेरशाह की मुद्रा के समान अकबर की भी तांबे की प्रचलित थी। 1 रुपए में 40 दाम होते थे, ठीक है। तो यानी निरंतरता थी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, ठीक है। तो राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लिपि से अकबर, भाई ये इसमें सोचना कि सबसे महान शासक कौन होगा, तो अकबर और जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कहा जाता है कि अकबर से तुलना, ये जजिया कर समाप्त किया था, जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। तो जैनुल आबदीन काट दो। राजा भोज, ठीक है,
राजा भोज हमको पता कि अच्छा बताओ राजा भोज किस डायनेस्टी से है, ठीक है, पढ़ चुके हम लोग राजा भोज के बारे में। अकबर यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, अकबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्जीवित किया था? हमको पता फिरोज शाह ने नहरों के निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया था, तो वो आपका है सहाब नहर। ये इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है फिर रिपीट किया है, ठीक है। तो मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है, तो वो है सहाब नहर, ठीक है, वो है सहाब नहर। अब इसके बाद से मुगलकालीन चित्रकला आ जाती है। मुगलकालीन चित्रकला को आपको पहले समझाते हैं, ठीक है। केवल 2 फैक्ट्स बताते हैं, 2-3 फैक्ट्स, चित्रकला को खत्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो कुछ चित्रकला की शुरुआत अगर आप देखोगे तो हुमायूं के ड्यूरेशन में ही चित्रकला की शुरुआत हो जाती है। हुमायूं के ड्यूरेशन में 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद का जो संबंध है वो आपके हुमायूं के ड्यूरेशन से है। अकबर के ड्यूरेशन में देखेंगे कि प्रिंटिंग मतलब बहुत तेजी से स्टार्ट होती है, कई सारे ग्रंथों की प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। जैसे उसी में एक ग्रंथ है दास्तान ए अमीर हमजा, जिसकी प्रिंटिंग किया है अब्दुस समद ने। दास्तान ए अमीर हमजा, इसकी प्रिंटिंग किसने किया? अब्दुस समद के द्वारा इसकी प्रिंटिंग की गई है अकबर के ड्यूरेशन में, ठीक। इस तरह जहांगीर कालीन कुछ चित्रकार देखो, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, अकारिजा, बिशन दास, ये सब जहांगीर के ड्यूरेशन के क्या हैं? चित्रकार हैं। जहांगीर की जो सिंहासनारोहण का जो चित्र है, ठीक है, जो आपको जहांगीरनामा पे देखने को मिलता है, वो अबुल हसन के द्वारा ही बनाया गया था, वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। ओके, अब देखो करा कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ तो हुमायूं ने किया, हुमायूं के ड्यूरेशन से स्टार्ट हो गया था। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा सही है? मुगल चित्रकला आपको दरबारी चित्र देखने को मिलेगा, अभी मैंने जहांगीर का एग्जाम्पल देके बताया। लड़ाई लड़ते थे वो बनाते थे। प्राकृतिक चित्रावलियां देखने को मिलती हैं। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया? तो क्लास स्टार्ट होने में ही बताया, पेंटिंग का संरक्षण किया था, ठीक है। अब्दुस समद के बारे में मैंने बताया कि ये किसके ड्यूरेशन थे। अब ये तो अभी जस्ट क्लियर किया ना, क्वेश्चन पूछा जहांगीर के ड्यूरेशन का। हुमायूं वाले को निकाल दो। हम होता है कि हुमायूं वाले कौन थे भैया? मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये हुमायूं के द्वारा थे। अबुल हसन और अकारिजा, बिशन सिंह नहीं था नाम उनका, बिशन राव था नाम से ना, ठीक है। वो किसके ड्यूरेशन के थे? वो जहांगीर के ड्यूरेशन के थे, ये तो पहले ही बता दिया। आगे आओ। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किसे दी थी? जहांगीर ने नादिर उज जमा, तो उनके इतिहासकार अबुल हसन ने क्या किया था? जहांगीरनामा के जो कवर पेज है उसको तैयार किया था, ठीक है। तो नादिर उज जमा की टाइटल अबुल हसन को दी गई थी, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र। तो अस्त्र का टाइटल किसके? नादिर उल जमा की जगह अगर नादिर उल अस्त्र आ जाता तो अस्त्र का टाइटल किसको दे देते? तो अस्त्र का टाइटल उन्होंने दिया है उस्ताद मंसूर को। किसको? उस्ताद मंसूर को, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चंस आप लोग चाहो तो देख लेना, बहुत ज़्यादा है नहीं। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नाइक जैसे संगीतकारों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण लिया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों में कितने संगीत हैं? तो ये सब याद कर जाओ, 5 थे, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तानसेन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि तानसेन को किसने संरक्षण दिया, ठीक है। तो देखो हमको था कि भाई तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास तानसेन के गुरु थे, ठीक है। ध्रुपद के संरक्षण थे, ध्रुपद गायक थे। तो ये 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये अकबर कालीन है। तानसेन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है भाई कि किस इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे इनका नाम था। किसने इनको संरक्षण प्रदान किया? कहाँ इनका मकबरा स्थित है? तो ग्वालियर में इनका मकबरा स्थित है, ठीक है। ग्वालियर में इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। भाटा के राजा का नाम बताओ, चलो होमवर्क। उस भाटा के राजा का नाम बताओ जिसने रामचंद्र को आरंभिक संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है, यानी रामतनु को, ठीक। ये बताइए आप लोग। अच्छा नीचे लिख भी दिया रामचंद्र, ठीक है, कोई नहीं। अकबर क्या करता था? अकबर ने तानसेन को कंठा भरण विलास, ठीक है, कंठा भरण जिनके मतलब जिनके कंठ में भरा हुआ है क्या? वाणी, मीठी वाणी, ठीक है, कंठा भरण विलास, ग्वालियर में इनका वो है। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार तानसेन पुरस्कार जारी करती है, ठीक है। इससे भी अंदाजा लगा लो ग्वालियर में स्थित होगा, मध्य प्रदेश में स्थित होगा, ठीक है। हिंदू संगीत की शिक्षा किसने ली थी? लाला कलावन से। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, वो अकबर होगा। अगला कह रहा है संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाला, तो वीणा बजाता था। ये भी इनिशियली चर्चा कर दिया था मैं। मुगल कालीन साहित्य में, अब इसको डिस्कस नहीं करूंगा, इनिशियली अभी मैंने साहित्य के बारे में कई सारी बुक्स के बारे में डिस्कशन किया है ना, मतलब
वो जो बोला स्क्रीनशॉट ले लो, वो ले लेना, ठीक। इधर जो बातें हैं वो हमने किया है कि भाई हॉकिंस कब आया, टॉमस मन, इधर के बहुत सारे क्वेश्चन को, अब देखो पानीपत का जो दो, तराइन हो, अकबर हो, ये सब हम लोग पढ़े हैं। अब वो मिसलिनियस है पूरे उस पीरियड का, तो एक बार इसको देख लेना। इसमें 2-3 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो आपको नया मिलेगा, बाकी सारे हम लोगों ने किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये आप लोग इजिली कर लोगे। अब इसके बाद से बारी आती है सिख साम्राज्य की। सिख साम्राज्य के बारे में आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फिर सिख साम्राज्य खत्म कर देते हैं। देखो हम होता कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं, ठीक है, 10 गुरु हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म को शुरुआत की थी, ठीक है। गुरु नानक देव के बारे में हम लोग भक्ति मूवमेंट में पढ़े हुए हैं, तो वहां से स्टार्ट हो गया है। गुरु अंगद आते हैं, फिर तीसरे गुरु ठीक है, अमरदास जी आते हैं, फिर रामदास जी आते हैं, गुरु अर्जुन देव आते हैं, फिर हरगोविंद आते हैं, फिर हर राय आते हैं, हरकिशन आते हैं, फिर गुरु तेग बहादुर आते हैं, फिर गुरु गोविंद सिंह। ये कुल 10 गुरु हैं। जिन जो फैक्ट्स पेपर में आए हुए इनके बारे में स्क्रीन पे लिख दिया हूं। गुरु अंगद, अब गुरु अंगद ने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अच्छा, हमको कुछ गुरु अंगद का पहले क्या नाम था, यानी प्रारंभिक नाम क्या था, बताओगे क्या? प्रारंभिक नाम, कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है, बताना है। कब से गुरु का पद वंशानुगत हो गया, किसके ड्यूरेशन से किसने वंशानुगत बना दिया गुरु का पद, ठीक है, ये एक होमवर्क ले लो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। जो चौथे गुरु हैं, चौथे गुरु को ही क्या किया था, अकबर ने 500 बीघा जमीन डोनेट किया था, जिस जमीन पे क्या है आज अमृतसर शहर स्थित है। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। राजकुमार खुसरो की गुरु अर्जुन देव ने ही मदद की थी, जिसके बाद से जहांगीर ने क्या किया, इनको मृत्युदंड की सजा सुना देते हैं राजद्रोह के केस में। हरविंदर साहिब का निर्माण इन्होंने किया है, ठीक है। मनसद प्रथा, जिस प्रथा के तहत 10% जो रेवेन्यू है वो गुरु को दान देना होता था, वो गुरु अर्जुन देव ने ही स्टार्ट किया था। गुरु अर्जुन देव की जब मृत्यु हो जाती है तो गुरु हरगोविंद जी की बारी आती है। हरगोविंद जी लड़ाकू बनाएंगे सिख धर्म को, जो असली लड़ाकू बनाने का काम करते हैं वो हरगोविंद जी से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जो फैक्ट्स पेपर में आया बस वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में पूछ दिया। यहाँ पे देखो गुरु गोविंद सिंह के बारे में फैक्ट, तो खालसा पंथ में सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में किसने कन्वर्ट किया, खालसा पंथ, क्योंकि औरंगजेब का जो हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। आनंद साहिब, वैसाखी के दिन इन्होंने आनंद साहिब में स्थापना की थी, वैसाखी के दिन खालसा पंथ की। सिख समुदाय को, संपूर्ण सिख समुदाय को उन्होंने खालसा पुकारा, सिंह टाइटल लगाने के लिए बोला। जो 5 के है, केस, कंगा, कृपाण, कक्षा और कड़ा रखने का आदेश किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने दिया। महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक लोकेशन पे एक अफगान सरदार के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। वहां पे आप देखोगे कि गुरुद्वारा भी स्थित है, समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा जो हजूर साहिब है वो वहाँ पे स्थित है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आदि ग्रंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप देख लीजिए। यहाँ पे सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, ठीक है, और कई हिंदू भक्तों के बेसिकली रचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं। कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रहदास, ठीक है। थोड़ी 1 घंटे की क्लास हो गई ना तो जुबान ठीक है वो प्यार से लड़खाने लगी, कोई बात नहीं है, चलता है, ठीक। तो इनकी मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन बोलते कि किनका किनका जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई हैं, तो कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रहदास, ठीक है। आदि ग्रंथ में जो इनिशियली रचनाएं हैं वो कवि जयदेव की हैं। जो अंतिम रचनाएं शामिल हैं वो किसकी हैं, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं ये, उनकी हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हो गए। गुरु अर्जुन देव हों, गुरु तेग बहादुर हों, इनको मृत्युदंड की सजा दी गई है। गुरु अर्जुन देव को सजा क्यों दी गई है, तो हमको पता चलता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने सजा दी है, ठीक है। यही कारण है कि जो खालसा पंथ में जो कन्वर्ट करते हैं गुरु गोविंद सिंह, वो इसी के लिए भाई कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा कट्टर हो चुकी थी, ठीक है। वो इन्हें इस्लाम स्वीकार करने पे विवश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम देख लिए। तो गुरु इंडायरेक्टली आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे सिख संप्रदाय के, ठीक है। मैंने पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, कुछ घटना चक्र से ही कंटेंट लिया हूँ, ठीक है। तो इजिली काम हो जाए, कुछ क्या घटना चक्र से ही कंटेंट लिया हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल से मॉडर्न पढ़ेंगे सीधा। एक छोटा सा टॉपिक बीच में मराठा छूट रहा है, मैं बता दूँ मराठा में पढ़ा दूंगा। जब मैं आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाऊंगा तो पहले लौटूंगा मराठा पढ़ा दूंगा, फिर आंग्ल मराठा युद्ध समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।